इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि यहाँ के ओरिजिनल अफ्रीकन हिंदूज की संख्या यहाँ रह रहे इंडियन हिंदू से भी ज्यादा है। इनफैक्ट हिंदुइज्म घाना की फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है, पर ये ग्रोथ इंडियन इमिग्रेंट्स की वजह से नहीं बल्कि यहाँ के ओरिजिनल डीडी ह्यूस्टन ने अपने बुक में आगे बताया है कि ग्रीक और रोमन गॉड्स एंड गॉडेसेस कोई और नहीं बल्कि भारत और कुश के देवी देवता, महर्षि और राजा थे। 600 BC में बैक्ट्रिया एम्पायर, जो कि कुश एम्पायर का एक सक्सेसर स्टेट था, वहां पर इंद्र को स्टॉर्म का, अग्नि को फायर का और सोम को इंटॉक्सिकेशन का गॉड कहा गया है। क्या बढ़िया था गुरु। 1971 में युगांडा के जनरल इदी अमीन ने एक मिलिट्री कू से युगांडा की सत्ता हथिया ली। जनरल इदी अमीन को इंडियंस का ये डोमिनेंस पसंद नहीं था और उनके रूल में इंडियंस के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशंस चालू हो गए। फाइनली 1972 में वही हुआ जो हिंदुओं के साथ पिछले 1000 साल से हो रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। जनरल ने इंडियंस को 3 महीने में युगांडा छोड़ने का अल्टीमेटम दिया। He termed this as इकोनॉमिक वॉर और इकोनॉमिक जिहाद। हेलो एवं दोस्तों, रिएक्शन अप चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है वही लेफ्टिस्ट के जो अंग विशेष पे है, बहुत सारा बर्नोल लगाने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि सनातनी एक ऐसा धर्म है जो कि कभी किसी को कन्वर्जन के लिए नहीं कहता है। आज की जो वीडियो है पाकिस्तान वालों को भी अंग विशेष पे आग लगने वाली है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 1960s में स्वामी कृष्णानंद सरस्वती रामायण लेके एथियोपिया जाते हैं, वहाँ के रूलर हेली सेलेसी को गिफ्ट करने के लिए। पर वो इस गिफ्ट से बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होते हैं। वो रामायण बुक को देखते हैं और बोलते हैं ये बुक तो मैंने पढ़ रखी है और मैंने क्या, मेरे देश का बच्चा बच्चा इस कहानी को जानता है। इस पर स्वामी कृष्णानंद सरस्वती आश्चर्यचकित होते हैं, सोचते हैं कि कहीं ये राजा रामायण को किसी और बुक से कंफ्यूज तो नहीं कर रहे हैं। अभी वो ये बात सोच ही रहे होते हैं कि तभी राजा के मुख से निकली अगली लाइन स्वामी जी को हक्का बक्का कर देती है। हे सन्यासी महाराज, हम खुद प्रभु राम के पुत्र कुश के वंशज हैं। जय श्री राम। अफ्रीका और भारत का कॉलोनियल कनेक्शन, जैसे कि 1920 में महात्मा गांधी का साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह करना या भारतीय ट्रेडर्स और मजदूरों को खेती के लिए साउथ अफ्रीका जाना, ये सब तो हम जानते हैं। पर हेली सेलेसी का ये कहना कि हम राम के ही वंशज हैं, ये बहुत बड़ा क्लेम लगता है। क्या ये सच है कि अफ्रीकन्स श्री राम के वंशज हैं? अगर हाँ, तो वो खुद को हिंदू क्यों नहीं कहते हैं? और भारत से 5000 किलोमीटर दूर रामायण आखिर पहुंची कैसे? अगर ये बातें सही है तो फिर हमारे हिस्ट्री की किताबों में क्यों नहीं है? या ये पूरी कहानी बस एक व्हाट्सएप? इंडिया की हिस्ट्री की बुकों के अंदर ये सब चीजें कुछ भी नहीं मिलेगी क्योंकि लेफ्टिस्टों का जो एजेंडा था वो पूरी तरीके से आध्यात्मिक चीजों को खत्म करना था और अपनी नई प्रवृत्ति को लेके आना था। फॉरवर्ड है। इन सब का आंसर करने के लिए अफ्रीका में हिंदुइज्म के हर ट्रेस को जानने की जरूरत थी। जिन भी अफ्रीकन देशों में आज हिंदू रहते हैं, उन जगहों पे वो हिंदू कब से रह रहे हैं, कब वो वहाँ पहली बार गए और क्या रीजन था उनके अफ्रीका जाने का। पर इन सब रिसर्च में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इतने बड़े कॉन्टिनेंट में आखिर हम स्टार्ट कहाँ से करें? 54 कंट्रीज हैं, एक एक करके खोजना तो बिल्कुल भी फीजिबल नहीं लग रहा था। पर एक ऐसा अफ्रीकी देश है जिसका स्वामी कृष्णानंद सरस्वती जी से बहुत ही अनोखा सा संबंध है। घाना हिंदू प्रेजेंस वाली सबसे रीसेंट और सबसे इंटरेस्टिंग कंट्री है। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि यहाँ के ओरिजिनल अफ्रीकन हिंदूज की संख्या यहाँ रह रहे इंडियन हिंदू से भी ज्यादा है। इनफैक्ट हिंदुइज्म घाना की फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है, पर ये ग्रोथ इंडियन इमिग्रेंट्स की वजह से नहीं बल्कि यहाँ के ओरिजिनल घाना के लोग की वजह से है, जो खुद ही बड़ी संख्या में सनातन को अडॉप्ट कर रहे हैं। पर क्यों? जबरदस्त। यही चीज मैं वो मूर्ख पाकिस्तानियों को कहना चाहूंगा जो लोग बोलते हैं कि हिंदुत्व का एजेंडा चलाया जा रहा है। भाई, हिंदू कभी भी अपने धर्म को कभी किसी को फॉलो करने के लिए जबरदस्ती करता ही नहीं है, जिस तरीके से और धर्म करते हैं। बात तो सही है। सनातन में ना तो मिशनरी सिस्टम है, ना ही हिंदू बनने के लिए पैसे मिलते हैं। एक्चुअली इस ग्रोथ का रीजन है ये घाना के स्वामी घनानंद सरस्वती, जो कि घाना के पहले हिंदू बने। पर जब घाना में इससे पहले कोई हिंदू थे ही नहीं, तो इन्हें हिंदुइज्म की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? क्योंकि इनका जन्म तो एक क्रिश्चियन फैमिली में हुआ था एज क्वेसी एसिल। असल में इस नन्हे क्वेसी को बचपन से एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, बहुत ज्यादा सवाल पूछने की। और ये सवाल रहते थे इस ब्रह्मांड, इस सृष्टि के रहस्य के बारे में, इसके क्रिएटर के बारे में। पर अब्राहमिक फेथ में सवाल जवाब का इतना ज्यादा स्कोप नहीं रहता है कि वो क्वेसी एसिल के प्रश्नों का उत्तर दे पाए। लेकिन तभी क्वेसी का एक्सपोजर होता है एक ऐसे पेगन कल्चर से जिसमें प्रश्नों को और ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है, where asking questions is promoted। पर कई हिंदू फिलॉसफी की बुक्स पढ़ने के बाद भी क्वेसी की जिज्ञासा शांत ही नहीं हो रही थी। अब कोई नॉर्मल व्यक्ति होता तो वो यहाँ पर रुक जाता और अपनी आम दिनचर्या में व्यस्त हो जाता।
आखिर जीने के लिए क्या ही चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान। पर जिनको सत्य खोजने का कीड़ा काट लेता है ना, उनकी दृष्टि इन सब के पार निकल जाती है। और इसीलिए क्वेसी एसल भी निकल पड़े सनातन धर्म की जन्मभूमि, द लैंड ऑफ सीकर्स, भारत की ओर। क्वेसी एसल ऋषिकेश में स्वामी कृष्णानंद सरस्वती जी के आश्रम में आ जाते हैं, जो कि उस समय डिवाइन लाइफ सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी थे। स्वामी कृष्णानंद सरस्वती जी के शरण में आकर न सिर्फ क्वेसी के उसके प्रश्नों के उत्तर मिले, बल्कि कड़ी तपस्या करके उन्होंने दीक्षा भी ग्रहण की और बन गए स्वामी घनानंद सरस्वती। सनातन के विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए स्वामी घनानंद वापस घाना पहुंचते हैं और राजधानी एक्रा में अफ्रीकन हिंदू मोनास्ट्री और घाना के पहले हिंदू मंदिर की स्थापना करते हैं। ये मंदिर न सिर्फ सनातन का एक मेजर हब बना, बल्कि भाईचारे का एक बहुत बड़ा सिंबल भी बना, जहां पर न सिर्फ हिंदू बल्कि क्रिश्चियंस और मुस्लिम भी विजिट करते थे। इनमें से एक जामर बरोदी अपना इस्लामिक फेथ मेंटेन करते हुए भी इस मंदिर को रेगुलरली विजिट करते हैं और वो कहते हैं, मैं जानता हूँ कि इस्लाम में मूर्ति पूजा मना है, पर यह भी सच है कि ईश्वर कोई भेदभाव नहीं करता। मुझे इस मंदिर में आके शांति महसूस होती है, इसीलिए मैं यहाँ आता हूँ। घाना में हिंदुइज्म के इससे ज्यादा पुराने ट्रेस तो मुझे नहीं मिले। तो हेली सेलेसी के स्टेटमेंट की तह तक जाने के लिए मेरी रिसर्च पहुंचती है एक ऐसे अफ्रीकी देश जहां पर हिंदुइज्म घाना के कंपैरेटिव काफ़ी पुराना था। पर इसकी वजह कोई स्वामी नहीं बल्कि अंग्रेज थे। 1834 में ब्रिटेन ने स्लेवरी एबॉलिशन एक्ट पास किया, जिससे कि विश्व में सभी कॉलोनीज में स्लेवरी पर कंप्लीट बैन लग गया। पर इससे ब्रिटिश एग्रीकल्चरिस्ट को एक दिक्कत आ गई, फ्री लेबर की। अब ब्रिटिश एग्रीकल्चरलिस्ट को लेबर से काम कराने के लिए उन्हें पैसे देने पड़ते थे, फिक्स वर्किंग आवर रखने पड़ते थे, और वहीं स्लेवरी में वो गुलामों से 18 घंटे तक लगातार काम ले सकते थे, वो भी बिल्कुल मुफ्त। अंग्रेजों ने जब गवर्नमेंट से इस प्रॉब्लम का जिक्र किया तो गवर्नमेंट नया रूल लेकर आई, जिसने जन्म दिया इंडेंजर्ड लेबर यानी कि बंधुआ मजदूरी का। बंधुआ मजदूरी में वो व्यक्ति जो लोन नहीं चुका पाता है, उसे अपने श्रम से लोन का भुगतान करना पड़ता है। ये मजदूर कोई स्पेसिफाइड ईयर्स तक बिना सैलरी के काम करते हैं और समय कंप्लीट होने के बाद उन्हें आज़ाद कर दिया जाता है। इसके बाद बड़ी संख्या में बंधुआ मजदूरों को इंडिया से ब्रिटेन की अफ्रीकन कॉलोनीज में फार्मिंग और रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए लाया जाने लगा। इन मजदूरों से लेबर टेन्योर खत्म होने के बाद वहीं सेटल होने के लिए लैंड प्रॉमिस किया गया और अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस करने की पूरी छूट दी गई। साउथ अफ्रीका उस समय 4 कॉलोनीज में डिवाइडेड था, ऑरेंज रिवर, नटाल, केप और ट्रांसवाल। इसमें ये नटाल में ही सबसे ज़्यादा इंडियन लेबर्स आए और आज भी इस एरिया में लोकेटेड डरबन सिटी में सबसे ज़्यादा इंडियन ओरिजिन के लोग रहते हैं। लेबर्स के अलावा इंडियन टीचर्स, इंडियन व्यापारी और कारीगर भी अपने एक्सपेंस से बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए भारत से नटाल आने लगे। नस्लीय भेदभाव के बावजूद ये इंडियन कम्युनिटी अपनी कड़ी मेहनत से धीरे धीरे वहाँ की एलीट कम्युनिटीज़ में शुमार हो गई और वहाँ पर हिंदू कल्चरल प्रैक्टिसेस को बढ़ावा मिलने लगा। पर तभी एक अजीब सी बात सामने आई। इस रीजन में रिसर्च करते करते हमें मालूम हुआ कि ये सारे इंडियन ट्रेडर्स, इंडियन लेबर्स और कारीगरों का साउथ अफ्रीका आने का सिलसिला ब्रिटिश रूल की वजह से स्टार्ट नहीं हुआ। सरप्राइजिंगली जिस जगह हमारे लोग जाते हैं उसी देश को आगे बढ़ाते हैं, उसी देश को उन्नति की राह पे ले जाते हैं। तो भाई ये फर्क होता है। हम किसी को जाके जबरदस्ती थोपा नहीं करते, हमारी पॉपुलेशन ज्यादा हो गई तो अब तुम ये चीज करो, नहीं, ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये फर्क है इंसानियत में। समझ में आई? ये भारतीय अंग्रेजों से पहले से ही यहाँ पर थे। कौन थे ये भारतीय? ये है अफ्रीका का स्वाहिली कोस्ट और इनकी भाषा में एक यूनिक बात है। क्या आप बता सकते हैं कि इन हिंदी वर्ड्स को स्वाहिली भाषा में क्या कहा जाता होगा? कोई डिफरेंस नहीं, ना ही शब्दों में और ना ही उनके मीनिंग में। और इसी तरह संस्कृत का सिम्हा बन गया सिम्बा और द्वारी शालम बन गया दारे सलाम। इन सिमिलैरिटीज की वजह है भारतीय और पर्शियन ट्रेडर्स एंड सेलर्स, जो कि 11वीं सेंचुरी से ही ईस्टर्न कोस्ट पे ट्रेड के लिए आने लगे थे। इनमें से कई यहाँ पर सेटल होकर लोकल महिलाओं के साथ घर बसाया, जिसके कारण आज भी स्वाहिली लोगों में भारतीय और पर्शियन जीन्स मिलते हैं। स्वाहिली कोस्ट और भारत के बीच सैकड़ों साल तक मजबूत ट्रेड एक्टिविटीज के कारण ही स्वाहिली कोस्ट पे करेंसी का नाम रुपया ही कहलाता था और ब्रिटिश टाइम में तो भारत में चलने वाला इंडियन रुपी ही यहाँ भी ट्रांजैक्शन में होता था, जिसे 1906 में ईस्टर्न अफ्रीकन रुपी ने रिप्लेस कर दिया। पर भारत ने सिर्फ लैंग्वेज और करेंसी ही अफ्रीका को नहीं दी। तंजानिया के नेशनल डिश का नाम है पुलाव। ईस्टर्न कोस्ट पे सबसे पसंदीदा डिश में से एक है बिरयानी। यहाँ के सभी घरों में चपाती बनाई जाती है और उत्तर भारत की तरह यहाँ पर भी समोसा ही सबसे पॉपुलर स्नैक है। हिंदूज और जैन कम्युनिटीज को यहाँ पर बनियानी कहा जाता है, जो कि बनिया शब्द से निकल कर आया है। भारत और भारतीयों ने स्वाहिली कोस्ट को उसका कल्चर दिया, उसकी पहचान दी। पर इसी रीजन में एक ऐसा देश है
जिसे भारतीयों ने तो बहुत कुछ दिया, पर बदले में भारतीयों को मिला सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन और विश्वासघात। 1896 में युगांडा के कंपाला से लेकर केन्या के मोम्बासा तक यूरोपियंस एक रेलवे लाइन बिछाना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें स्किल्ड वर्कफोर्स की आवश्यकता थी और ये वहां पर लोकली अवेलेबल नहीं था। इसीलिए ब्रिटिशर्स ने 40,000 स्किल्ड इंडियंस को इमिग्रेट करवाया। 1902 में ये प्रोजेक्ट खत्म हुआ और कुछ इंडियंस यही रुक गए। हाईली स्किल्ड होने की वजह से ये इंडियंस वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और बिजनेसेस में एंटर कर गए, जहाँ पर उन्होंने तेजी से ग्रोथ देखा। इंडियन कम्युनिटी के एफ्लुएंस बढ़ने से और भी इंडियंस भारत से युगांडा माइग्रेट करने लगे। इस इंडियन कम्युनिटी ने अपना बिजनेस सेट किया और सिर्फ 60 सालों में युगांडा की 90% इकोनॉमी में इंडियंस का कंट्रीब्यूशन हो गया। यानी कि 90% युगांडन इकोनॉमी भारतीय ही चला रहे थे। पर इस ग्रोथ ने एक बहुत बड़ी रुकावट आई। 1971 में युगांडा के जनरल इदी अमीन ने एक मिलिट्री कू से युगांडा की सत्ता हथिया ली। जनरल इदी अमीन को इंडियंस का ये डोमिनेंस पसंद नहीं था और उनके रूल में इंडियंस के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन चालू हो गए। फाइनली 1972 में वही हुआ जो हिंदुओं के साथ पिछले 1000 साल से हो रहा है। जनरल ने इंडियंस को 3 महीने में युगांडा छोड़ने का अल्टीमेटम दिया। He termed this as इकोनॉमिक वॉर और इकोनॉमिक जिहाद, जिसके बाद लगभग 80,000 इंडियंस को युगांडा छोड़ना पड़ा। इंडियंस को वहां से भगाकर जनरल ने भारतीयों की प्रॉपर्टीज और उनके बिजनेसेस सब कुछ अपने सपोर्टर्स के नाम कर दिए, ताकि इन बिजनेसेस के प्रॉफिट्स उनके सपोर्टर्स को ही मिले। पर ऐसा हुआ नहीं। युगांडन्स के पास इतने बड़े बिजनेसेस चलाने का ना तो टैलेंट था और ना ही एक्सपीरियंस। इसी कारण दशकों से हाई प्रॉफिट पे भारतीयों द्वारा चलाई जा रही ये बिजनेसेस सिर्फ कुछ ही महीनों में भारी कर्ज में आ गए, जिसका सीधा इम्पैक्ट हुआ युगांडा की इकोनॉमी पे, जो कि पूरी तरह से डूब गई। आनंद फानन में युगांडा को अक्ल आई और 20 साल बाद इंडियंस को वापस लौटने के लिए रिक्वेस्ट किया गया और उनकी प्रॉपर्टीज लौटाने का भी प्रॉमिस किया गया। ये देखो जी, इनकी फितरत देखो। जैसे पाकिस्तान वाले हैं ना, हम आपसे ट्रेड नहीं करना चाहते जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता। जैसे अभी ईद पे चीनी चाहिए थी, जल्दी से भीख मांग ली। वही ये लोग भीख मांगने में उस्ताद है हर जगह, पूरे वर्ल्ड के अंदर बता रहा हूँ मैं। और जब इनको इनकी बस की कुछ नहीं रहती है तो तुरंत ये अपने हाथ भी फैला देते हैं और वापस जब ये ठीक हो जाए तो वापस इनकी वही काम है। समझ गए ना? बस इंसानियत है ही नहीं। लेकिन हिंदू फिर कभी बड़ी संख्या में वापस नहीं आए। इस वजह से मेरी टीम को ये पूरा युगांडा पे किया गया रिसर्च वेस्ट ऑफ टाइम लग रहा था कि तभी मुझे ये फोटो दिखाई दी। ये है मामीवता। इन्हें करीब 20 अफ्रीकन देशों में और 50 अफ्रीकन कल्चर्स में पूजा जाता है। हाथ में नाग, चंद्र के सिंबल्स और एसोसिएशन विथ वाटर। ध्यान से देखा जाए तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल महादेव की तरह हैं। ये अकेला कोइंसिडेंस नहीं है। अफ्रीकन गॉड ऑफ वॉर ओगुन के कैरेक्टरिस्टिक्स भी कार्तिकेय या मुर्गन स्वामी से मिलते हैं। इसी तरह इजिप्ट और नॉर्थ अफ्रीका की गॉडेस आइसिस की डिस्क्रिप्शन और कैरेक्टरिस्टिक्स भी माँ काली जैसी है। फ्रांसिस विल्फर्ड, जो कि 19वीं सेंचुरी के एक बड़े इंडोलॉजिस्ट और ओरिएंटोलॉजिस्ट थे, इन्होंने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पे बहुत शोध किया है। इन्होंने बताया कि इथियोपिया के बारे में संस्कृत ग्रंथों में भी कई बार मेंशन किया गया है। यही हम भारतीयों की सबसे बड़ी दिक्कत है। पूरे अफ्रीका में आंसर खोज रहे हैं, पर एक बार भी हमने भारत के ग्रंथों और पुस्तकों की तरफ देखा ही नहीं। यह है विष्णु पुराण के दूसरे अंश के दूसरे अध्याय का पहला पेज। इसमें पराशर ऋषि और मैत्रेय ऋषि के बीच का एक कॉन्वर्सेशन है, जिसमें वो बता रहे हैं कि विश्व को 7 हिस्सों में बांटा गया है। जम्बू द्वीप, पलाक्ष द्वीप, सलमली द्वीप, कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप, शक द्वीप और पुष्कर द्वीप। इसमें नॉर्थ अफ्रीका और अरब एरियाज को कुश द्वीप कहा गया है। इंटरेस्टिंगली 2000 BC के आसपास अफ्रीका के जिन एरियाज को पुराणों में कुश द्वीप कहा जाता है, वहां पर एक कुश एम्पायर का एग्जिस्टेंस था और इसी कुश एम्पायर के डिसेंडेंट्स ने आगे चलकर इजिप्ट किंगडम, रोमन्स, एथियोपिया और ग्रीक साम्राज्यों की नींव रखी। भारत और कुशाइट एम्पायर के रिसर्च करने पर हमें एक ऐसी बुक मिली जिसने हमारे प्रश्नों के उत्तर का एक पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। इस पुस्तक ने हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए। आइए जानते हैं इसमें ऐसा क्या लिखा है। इसके वॉल्यूम 1 में भारत और एथियोपिया के रिलेशंस के बारे में माइंड ब्लोइंग एविडेंसेस हैं। बायोलॉजिस्ट थॉमस हेनरी हक्सली ने कहा था कि कुश और भारत के द्रविडियंस सिमिलर रेस के हैं और इस रेस द्वारा रूल्ड एम्पायर भारत से स्पेन तक फैला हुआ है। एंशिएंट ग्रीक टेक्स्ट में एथियोपियन एम्पायर को तो सिंधु से गंगा के बीच में स्थित एम्पायर को बताया गया है। भगवान शिव के नंदी की तरह ही इजिप्ट के भगवान ओसिरिस का माउंट भी एक बुल था। भारत और अफ्रीका के कल्चरल रूट्स की सिमिलरिटीज कई ग्रीक ऑथर्स के टेक्स्ट में मिलती है। एंशिएंट ग्रीक टीचर फिलोस्ट्रेटस ने अपनी बुक लाइफ ऑफ अपोलिनस में लिखा था, The Indies are the wisest of mankind. The Ethiopians are a colony of them, and they inherit the wisdom of their father. यानी एथियोपियंस भारतीयों द्वारा बसाई गई एक कॉलोनी है
मेगास्थनीज जब चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आते हैं तो अपनी बुक इंडिका में लिखते हैं, The chastity of the women and the courage of the men was admirable. There was no evidence of slavery in India. They required no locks to their doors. Above all, no Indian was ever known to tell a lie. These were worthy descendants of the blameless Ethiopians of old traditions. स्वामी कृष्णानंद सरस्वती ने जब हेली सेलिसी के कुशाइट वाले बात पर और रिसर्च किया तो पाया कि पहले इथियोपियंस खुद को कुश नामक एक राजा के वंशज मानते थे, जो कि खुद एक हाम नामक राजा के बेटे थे। इसके बारे में बाइबल में भी मेंशन्ड है। स्वामी कृष्णानंद सरस्वती ने बताया कि पहले इस राजा को राम के नाम से जाना जाता था, जो कि बाद में हाम हो गया। यानी कई एंशिएंट फिलोसफर्स को लगता था कि कुशाइट्स भारतीयों के वंशज हैं और कई को लगता था कि भारतीय लोग कुश के वंशज हैं। पर इससे ये बात तय है कि दोनों का एक ही कॉमन और शेयर्ड हेरिटेज रहा है और दोनों ही कल्चर सनातन धर्म से ही निकले हैं। और शायद यही कारण है कि आज हिंदुइज्म अफ्रीका का फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन बन गया है। पर अफसोस ये है कि इतने हजारों साल तक विश्व के कई कल्चर्स को सिखाने वाले विश्व गुरु कहलाने वाले सनातन धर्म को आज आप जैसे सनातनी ही सिस्टमैटिक तरीके से खत्म कर रहे हैं। पर कैसे? जबरदस्त वीडियो है भाई, लोगों जाके सपोर्ट कीजिए, चैनल को विजिट कीजिए, सोर्स के साथ बताया गया। दूसरी बात, हम जब तक कोई बाहर का व्यक्ति हमें सर्टिफिकेट नहीं देना कि ये चीज है, तब जाके तो हम मानते हैं। अब ये नहीं पता कि वो सब हमसे ही सीख के गई है। तो भाई सनातन सबसे पुराना है और हमें प्राउड होना चाहिए कि हम आज भी सनातनी हैं, इतने इन्वेडर्स आने के बाद भी। तो भाई मजा आएगा वीडियो देख के। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। वंदे मातरम।